हाय बच्चों। तो बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में हम लोग बोहर के पास्टुलेट्स देख रहे हैं। बेटा बोहर अपने अकॉर्डिंग जो एटम का मॉडल दे रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बोहर बोलता है कि अराउंड द न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी रिवॉल्यूशन नहीं करेगा, उन खास रेडियल पाथ में रिवॉल्यूशन करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर वैल्यू में होगा। जिस बेटा ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, यह एंगुलर मोमेंटम h/2 है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो nh/2। सेकेंड ऑर्बिट के लिए बेटा 2h/2, थर्ड के लिए बेटा 3h/2। तो एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा। ओके गाइस, इन्हें बेटा फिक्स कर दिया कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहां सर्कुलर मोशन करेगा अराउंड द न्यूक्लियस के बाहर, तो इन्हें फिक्स करके रखा है। जैसे बेटा हम अपनी क्लास में फिक्स कर दिए हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कि 90% वाले स्टूडेंट पहली बेंच में बैठेंगे, 80% वाले उसके पीछे वाली बेंच में बैठेंगे, 70% वाले और उसके पीछे वाली बेंच, फिक्स कर दिया कि आपको वहीं बैठना है भाई। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कहाँ होगा, इसने उसको 4 लेवल पे फिक्स किया है बेटा। एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, वेलोसिटी। ओके गाइस, बहुत से क्राइटेरिया बनाया है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस किस पोजीशन में होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, जिस सेल में है, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी, उसको डिसाइड करेगी एनर्जी, उसको डिसाइड करेगा एंगुलर मोमेंटम, उसको डिसाइड करेगा उसकी वेलोसिटी। ओके गाइस, तो ये बेटा 3 मेन पॉइंट्स है जो डिसाइड करेंगे कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल होगा कहां, इन द एटम। तो बेटा हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में 4 पास्टुलेट्स काउंट किए थे, 4 कॉन्सेप्ट काउंट किए थे, 4 थ्योरी, 4 आइडियाज काउंट किए थे। किसके बेटा, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के। अब बेटा नेक्स्ट जो 5th पास्टुलेट है आपके सामने, सिस्टमेटिक फॉर्म में नोट्स बनाइए बेटा। ओके गाइस, जो 5th पास्टुलेट है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। बोहर बोलता है बेटा, अब जो 5th पास्टुलेट है वो फिक्स्ड रेडियस का है, फिक्स्ड रेडियस, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड रेडियस। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्यूशन करेगा, तो बेटा रदरफोर्ड क्या बोल रहा था, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अगर अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्यूशन करेगा तो उसका रेडियस कंटिन्यूसली क्या होगा बेटा, डिक्रीज। ओके गाइस, ये मैक्सवेल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, तो वो एनर्जी लॉस करेगा, तो उसका रेडियल पाथ कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के करीब आएगा, तो फाइनली प्रोटॉन से जाकर फ्यूज हो जाएगा, मुझे न्यूट्रल हो जाएगा, मुझे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके गाइस, अब बेटा ये बोलता है कि यार मेरे मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, तो मैक्सवेल की थ्योरी को नकार दिया उसने। किसने, बोहर ने। बोलता है मेरा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस पाथ में ही होगा, फिक्स्ड रेडियल पाथ में ही रिवॉल्यूशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अब उसकी जो रेडियल पाथ है वो फिक्स कैसे रहेगी वो समझ लेना बेटा, समझो। इत्मीनान से बहुत लंबा चलेगा बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, और पहले चैप्टर का तो यही मेन पूरा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा ये बोल रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, एक और पार्टिकल न्यूट्रॉन, उसका रोल हम लोग यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ये बेटा इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन ये डिस्टेंस है बेटा r, जिसको बोलेंगे सर्कुलर पाथ का रेडियस। और बोहर मॉडल में रेडियस फिक्स रहेगा भाई, ये कम या ज्यादा नहीं होने वाला है। किसी एक ऑर्बिट का, ये जो ऑर्बिट है बेटा इसको सेल भी बोलते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका रेडियस फिक्स रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसका रेडियस फिक्स रहेगा, थर्ड ऑर्बिट है तो उसका रेडियस भी फिक्स रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, फोर्थ ऑर्बिट में है,
तो उसका रेडियस फिक्स रहेगा। तो कैसे रहेगा, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका देख लीजिएगा। देखिए बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन डिस्टेंस है बेटा आर मीन्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बोलता है मेरे मॉडल में यार रेडियस कम नहीं होगी भाई, बोले कैसे नहीं होगी देख लो। तो बोलता है बेटा, देखिए बेटा जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कुलर मोशन फिजिक्स में पढ़ेंगे आप 11th में, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जब मूविंग बॉडी पर बेटा, जो मूविंग बॉडी है उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अगर काम करने लगा तो वो लीनियर ना होके खुद ही सर्कुलर होने लगता है। तो बेटा जो सर्कुलर मोशन में जो रिवॉल्यूटेड बॉडी होती है, जो घूमने वाली बॉडी होती है, उस पर बोलता है कि दो टाइप के फोर्स काम करेंगे। एक है बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान देना बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा बच्चा। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो दो चार्ज पार्टिकल, ये 12th फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन हमको देखो ये पहला चैप्टर है 11th केमिस्ट्री का, जहाँ 11th फिजिक्स की भी थ्योरियाँ लेके आना है और 12th फिजिक्स की भी थ्योरियाँ लेके आना है। इसलिए चैप्टर बहुत से 11th स्टूडेंट्स को ज़्यादा भाता नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कारण क्योंकि बेटा हमको सब फिजिक्स से लेके आना है। तो याद रखना बेटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेटा कुलाम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कुलाम्बिक फोर्स। बेटा याद रखना, ये कुलाम्बिक फोर्स या कुलाम का रूल या कुलाम का नियम आप 12th फिजिक्स में पढ़ोगे। ये काम करता है बेटा दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज बॉडी के बिटवीन। अब देखिए बेटा, न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन और सेल में कौन या ऑर्बिट में कौन रिवॉल्यूशन कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो कुलाम्बिक फोर्स जो होता है बेटा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको अभी मैं यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूंगा। ओके गाइस, बेटा 5th पॉइंट को मैं अभी डिस्कस करने के पहले सब समझा दे रहा हूँ, इत्मीनान से आप नोट्स बनाएंगे, पहले समझ लो, ठीक है गाइस। तो बेटा कुलाम्बिक फोर्स जो होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुलाम्बिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू द, सपोज बेटा ये जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में है, इसका चार्ज है बेटा Q1 और इलेक्ट्रॉन है बेटा इसका चार्ज है बेटा Q2। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, आपको मालूम है। तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने Q1 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया बेटा Q2, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है बेटा वो रेडियस है वो R है। तो बेटा कुलाम्बिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्स टू द डिस्टेंस, इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ, क्या बोल रहा हूं ध्यान दे बच्चे, इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आर क्या है बेटा, डिस्टेंस, इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो ये है बेटा क्या, कुलाम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या यही वर्क किसके रूप में करेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में वर्क करेगा। ओके गाइस, इसके जैसे बेटा आप देखिए सर्कुलर मोशन में दो फोर्स काम करते हैं। अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन आपको नेचर में दिखने मिल रहा है तो दो फोर्स काम कर रहे हैं बेटा। बेटा आप एक रस्सी को, एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, ओके ऐसे 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 ऐसे, ओके ध्यान आ रहा है। तो बेटा जो रस्सी है और वो पत्थर है, वहां बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स भाई, सेंट्रीपिटल, दिख गया। लेकिन एक और फोर्स होता है बेटा सर्कुलर मोशन में, जो मूविंग बॉडी होती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग अर्थ अराउंड द सन, कोई भी सर्कुलर मोशन हो हमारे नेचर का, चाहे एटॉमिक लेवल पे हो या यूनिवर्सल लेवल पे हो, सर्कुलर मोशन में दो फोर्स काम करते हैं बेटा, एक टूवर्ड सेंटर और एक आउट ऑफ सेंटर। एक टूवर्ड सेंटर और एक आउट ऑफ सेंटर। जो आउट ऑफ सेंटर वर्क करता है बेटा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सा फोर्स है बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके गाइस, तो मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं बेटा, अब देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करेगा तो धीरे 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 किसके करीब आएगा, न्यूक्लियस के करीब आएगा और न्यूक्लियस में आके नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, जिस फिक्स रेडियस में, जिस ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करेगा उसकी रेडियस ना तो कम होने वाली ना ज़्यादा होने वाली है। कम क्यों नहीं होने वाली है बेटा,
अंदर क्यों नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये वाला जो फोर्स है बेटा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका अपोज करेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका अपोज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मजबूरी में एक फिक्स रेडियस में ही क्या करेगा बेटा? सर्कुलर मोशन करेगा। यहां याद रखना कि मैक्सवेल थ्योरी को फेंक दिया है किसने? बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते एनर्जी का लॉस करेगा। ये मैक्सवेल की थ्योरी थी जो रदरफोर्ड मॉडल को फ्लॉप करी थी। ने मैक्सवेल को बोला तू भाड़ में जा। तो देखिए बेटा यहाँ दो टाइप के फोर्स अप्लाई कर रहा है। किसके लिए बेटा? फिक्स्ड रेडियस के लिए, फिक्स्ड या कांस्टेंट रेडियस के लिए दो टाइप के फोर्स को अप्लाई कर रहा है। किस पर बेटा? मूविंग इलेक्ट्रॉन पे, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस में ही होल लाइफ सर्कुलर मोशन करेगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो बेटा मैं आ रहा था किस पर? सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर पॉइंट लिखाऊंगा, पांचवा पास्टुलेट लिखाऊंगा। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल वर्क करता है, ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ बोथ पार्टिकल, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ बोथ पार्टिकल एंड इनवर्स टू द डिस्टेंस, इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके गाइस, बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटा देता हूं बेटा। प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो के लेके आता हूं, CGS यूनिट में के लेके आते हैं बेटा। SI यूनिट में यहां 1/4 एप्सिलॉन 0 करके, एप्सिलॉन नॉट करके बेटा एक कांस्टेंट है, तो मैं भी CGS वाला के लेके आ रहा हूं। ओके गाइस, ठीक है, के Q1 Q2, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे बेटा तो ये आ गया बेटा कि कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। ये 12 फिजिक्स में पढ़ोगे, सबकी थ्योरियाँ उधार लेके आ रहे हैं। Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है बेटा कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है या उसकी वैल्यू है, K = Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके गाइस, ठीक है बेटा। ये एक फोर्स बोले काम करेगा, टूवर्ड्स सेंटर काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर काम करेगा बेटा? टूवर्ड्स सेंटर, जिससे इलेक्ट्रॉन का रेडियस एक्सपोज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउट ऑफ सेंटर काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकेगा। ये पूरा का पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है बेटा। जो हमारा अर्थ अराउंड द सन घूम रहा है वो इन्हीं दो फोर्स के कारण, या आप किसी सेंटर के आजू बाजू ऐसे जोर से घूम रहे हो, वो इन्हीं दो फोर्स के कारण। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, तो ये आ गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। अब बेटा Q1, ध्यान देना, ये अगर बेटा ध्यान देना अच्छे से मेरी बात, अभी हम ये फार्मूला जो डेरिवेट कर रहे हैं आगे बहुत काम आने वाला भाई, ध्यान देना बेटा। अगर अच्छा न्यूक्लियस में अभी कितना प्रोटॉन रखा हूं बेटा मैंने? 1। तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन 1 अट्रैक्शन फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है। तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन 1 अट्रैक्शन फोर्स। अगर बेटा अगर किसी न्यूक्लियस के यदि किसी एटम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का है। अगर एक ही प्रोटॉन रखा हूं तो ये एटम कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन। अगर मैं यहां 2 प्रोटॉन करता हूं तो अब ये एटम क्या? 2 मीन्स हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है। मीन्स हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? प्रोटॉन 2 होंगे। तो अगर 2 प्रोटॉन कर लूं तो अब यहां बेटा देखो Q1 एक ही प्रोटॉन है तो Q1 Q2 1 अट्रैक्शन फोर्स, 2 प्रोटॉन है तो बेटा अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और मल्टीपल रेशियो में बढ़ेगी। अगर 2 प्रोटॉन है तो यार 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी फार्मूले में, ध्यान दे। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स की पावर बढ़ेगी। अगर 3 प्रोटॉन है मीन्स कौन सा हो गया बेटा? लिथियम। लिथियम के एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। तो बेटा यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या काउंट करने के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। ओके गाइस, अगर बेटा इसको इस फार्मूले को सभी एटम के लिए बनाना है तो मुझे ये, अगर हाइड्रोजन के लिए बनाना है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, क्योंकि हाइड्रोजन की Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम के लिए इस फार्मूले को बनाना है तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हीलियम के लिए Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 2 होता है। किसी भी एटम के लिए बनाना है बेटा किसकी वैल्यू को? सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले को। तो किसको मल्टीप्लाई कर दो? Z को। तो ये बेटा एक यूनिवर्सल फार्मूला हो गया फॉर एनी एटम। ओके गाइस, Z
जेड क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन में मिलेगा। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हीलियम में मिलेगा। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स लिथियम में मिलेगा, क्योंकि लिथियम में बेटा 3 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 है। ओके गाइस, तो बेटा यहाँ जेड को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जेड क्या बेटा? एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये फार्मूला अब यूनिवर्स हो गया फॉर ऑल एटम। ये फार्मूला अब यूनिवर्स हो गया है। तो ये किसका फार्मूला आ गया बेटा? अब इस फार्मूले को और थोड़ा अलग फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो, इफ Q1 क्या है बेटा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड Q2 टेक एज E। यदि Q1 Q2 देखो बेटा प्लस ही लिखा तो प्रोटॉन का चार्ज है, माइनस ही लिखा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम होता है। 1.6 × 10⁻90 पढ़े हैं आगे, इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो बेटा प्लस ही मीन्स प्रोटॉन का चार्ज, माइनस ही मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब Q1 Q2 इनके नेचर है बेटा, प्लस और माइनस नेचर है, याद रखना नेचर है, वो मैथमेटिकली मत लेना उसको, नेचर है। तो बेटा Q1 Q2 टेक एज E, तो अब क्या जाएगा बेटा फार्मूला? KZE²/R²। तो ये बेटा फार्मूला बना किसके लिए? या Q1 द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E क्या है बेटा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है बेटा फार्मूला, किसका बेटा फार्मूला? बोलो बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब बेटा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टूवर्ड सेंटर वर्क करेगा, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउट ऑफ सेंटर वर्क करेगा बेटा, बाहर वर्क करेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने की जिम्मेदारी इसकी है, इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की जिम्मेदारी इसकी है। और दोनों फोर्स, ये जो होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखना हमारे नेचर की किसी भी सर्कुलर मोशन में, हमारे नेचर का कोई भी सर्कुलर मोशन है, उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF इजिकल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह है बेटा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, CPF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसका, CPF सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके गाइस, और बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF ये हमेशा होता है बेटा mv²/r। m क्या है बेटा? मास ऑफ मूविंग बॉडी। तो या मूविंग बॉडी या मूविंग पार्टिकल कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास है। v क्या है बेटा? द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और r क्या है बेटा? यही रेडियस। तो ये किसका फार्मूला है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है ना बेटा। तो फिक्स्ड रेडियस में आते हैं, तो ये पहले आप उतार लीजिएगा, इतना पोर्शन। चलिए समझ में आया बेटा? ये तो बेटा ये बोलता है कि ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ पोस्टुलेट की बात कर रहा हूं, ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, 4 पोस्टुलेट हो गए थे इसके प्रीवियस लेक्चर तक। ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन टू फोर्स वर्क, one is centripetal force, centripetal and centrifugal force, centrifugal force। ठीक है बेटा? ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन टू फोर्स वर्क, एक सेंट्रीपिटल टूवर्ड सेंटर काम करेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल आउट ऑफ सेंटर काम करेगा। इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहेगा तो ये अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेगा तो ये अपोज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मजबूरी में एक फिक्स रेडियस पाथ में होल लाइफ घूमेगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा? ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन टू फोर्स वर्क, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ना बिकॉज बोथ फोर्स equal to each other. Okay guys, both force equal to each other. समझ में आ रहा है बेटा? both force equal to which responsible for fixed radius, which responsible for fixed radius of any orbit in which electron revolve। चलिए बेटा, ये फिफ्थ पॉइंट, फिक्स्ड रेडियस कैसे एक्सप्लेन किया। ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन टू फोर्स वर्क, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है? देयरफॉर या बिकॉज बोथ फोर्स इक्वल, और दोनों फोर्स बड़े एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के साथ इक्वल भी होते हैं, और इक्वल होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर
ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, तो रेडियस फिक्स रहेगी किसकी? ऑर्बिट। ऑर्बिट में सेल। ओके गाइस, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विच फिक्स्ड रहेगी बेटा। काउंट दिस पॉइंट। द फिफ्थ बोहर पॉस्टुलेट पे बात कर रहे हैं हम लोग। फिफ्थ पॉस्टुलेट है बेटा बोहर का, ठीक है? तो बेटा यहां जो फार्मूला है बेटा, सेंट्रीपिटल फॉर फिक्स्ड रेडियस, क्या बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स CPF इजिकल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? ZD² KZD² अपॉन R², और इसका वैल्यू क्या है बेटा? mv² बाई R। ओके गाइस, चलो इसको काउंट कर लो बेटा। ये फार्मूला आगे काम आने वाला है, ये फार्मूला आगे काम आने वाला बेटा। चलिए हाँ, तो बेटा बच्चों फिक्स्ड रेडियस में बात किया बेटा, जो फिफ्थ पोस्टुलेट काउंट किया हम लोगों ने। अब बेटा जो रेडियस होगा, जो फिक्स्ड रेडियस है, द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ पोस्टुलेट बेटा, 1 बाय 1 काउंट करेंगे। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेडियस, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेडियस काउंट बाय the value of fixed radius of any orbit या of any orbit या cell, the value of fixed radius of any orbit या इसी क्या बोलो बेटा? cell count by r is equal to, ये क्या है बेटा? फिक्स्ड रेडियस का वैल्यू काउंट बाय किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी एटम के लिए, काउंट बाय r is equal to 0.529 into n² by z। ओके गाइस, याद रखना बेटा, इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके गाइस, एंगस्ट्रॉम क्या बेटा? डिस्टेंस की यूनिट है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस मींस रेडियस, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस मींस रेडियस, जहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? रिवॉल्व। तो देखिए बेटा, ये फार्मूला डेरिवेट करके दिया, किसने दिया है अभी? बोहर ने। बोहर के इस फार्मूले से बेटा, बोहर के इस फार्मूले से आप किसी भी एटम का, किसी भी सेल का रेडियस, किसी भी एटम का, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस काउंट कर सकते हो। तो इसको हमको प्रूफ करना है बेटा। अभी तो मैं बोहर ने क्या क्या बोला है, कौन कौन से पॉइंट दिया है, कौन कौन से फार्मूले डेरिवेट किया है, उनको फाइनल फार्मूले लिखना, लेकिन उन्हें इन सब चीज को एक्सप्लेन करना है। उसके लिए अभी आगे के लेक्चर का आप वेट करेंगे, तो ये फार्मूला हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे। ओके गाइस, तो लेकिन बेटा द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट या सेल काउंट बाय r is equal to 0.529 into n² by z एंगस्ट्रॉम में बेटा, इसको आप सेंटीमीटर मीटर में चेक कर सकते हैं बाद में। इक्वेशन, चलिए 6 पॉइंट को काउंट कर लीजिए बेटा। 6 पोस्टुलेट काउंट किया हम लोगों ने, चलिएगा। तो बेटा ये फार्मूले से प्रूव करने वाले, टेंशन मत लो, बस अभी याद रखना। तो बेटा इसने बोला कि रेडियस क्या होगी? फिक्स। और रेडियस कैसे फिक्स होगी? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके गाइस, और जो रेडियस आप फिक्स रेडियस जो काउंट करोगे वो इस फार्मूले से काउंट कर सकते हो। तो यानी क्या है बेटा? नंबर ऑफ सेल। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल, ठीक है। और जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो एटम चेंज रहेगा। जेड की वैल्यू 1 रखते हो तो हाइड्रोजन एटम के लिए काउंट करोगे। जेड की वैल्यू 2 रखते हो तो हीलियम एटम के लिए काउंट करोगे। जेड की वैल्यू 3 रखते हो तो लिथियम के लिए काउंट करोगे। क्या? रेडियस किसकी? ऑफ एनी सेल। एनी सेल मींस एन की वैल्यू 1 रखते हो तो फर्स्ट सेल के लिए काउंट करो। एन की वैल्यू 2 रख रहे हो तो सेकंड सेल के लिए काउंट करो। एन की वैल्यू 3 रख रहे हो तो थर्ड सेल के लिए काउंट करो। ओके गाइस, याद रखना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट और ये बेटा एटॉमिक नंबर। ओके, ध्यान देना बच्चा अच्छे से, ठीक। तो बेटा ये फार्मूला, तो बेटा इस फार्मूले से क्या प्रूव होता है बेटा? ये बोहर के पोस्टुलेट्स में है। व्हेन वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, यानी क्या है बेटा? नंबर ऑफ सेल।
ये फर्स्ट सेल है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। तो यानी की वैल्यू इसके लिए क्या होगी बेटा 4, इसके लिए यानी की वैल्यू 3, इसके लिए यानी की वैल्यू 2, इसके लिए यानी की वैल्यू 1, यानी की वैल्यू चेंज करो। आप वेरियस सेल का, वेरियस ऑर्बिट का क्या काउंट कर सकते हैं बेटा, रेडियस। व्हेन वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, जब n का वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो क्या बेटा, वैल्यू ऑफ n 1 है तो एटम का साइज यहां तक हुआ। अगर किसी एटम के लिए वैल्यू n की वैल्यू 2 है तो साइज यहां तक हुआ। यदि किसी एटम के लिए n की वैल्यू 3 है तो साइज यहां तक हुआ। व्हेन वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ एटम इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। रीडर पॉइंट बेटा, ये 5th 6th पास्टुलेट में लड़ेंगे रिस्पेक्टिवली, 6th पास्टुलेट में लिखिए है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख दीजिए बेटा। अब जेड के देखो बेटा, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। ये कर दिए क्लियर, फार्मूला क्लियर कर रहा है। फार्मूला कहां से आया, बाद में अगले लेक्चर्स में करेंगे। अभी तो केवल कौन कौन से फार्मूले दिए, कौन कौन सी बातें बताया वो सब पहले आप लिस्टेड कर लो इनको बेटा, ओके गाइस। फिर बोलता है बेटा व्हेन वैल्यू ऑफ जेड, जेड मींस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। व्हेन वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस, व्हेन वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस, ओके गाइस। तो बेटा जब जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस क्या होगा कम, क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ना मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, सेल में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ेगा बेटा। तो अधिक से अधिक प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो बेटा रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी, लेकिन फिक्स रहेगी। मींस याद रखना, हीलियम के देखो बेटा, हीलियम का फर्स्ट सेल है और हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल है, एन की वैल्यू 1 है। तो बताइए आप, हीलियम के फर्स्ट सेल के लिए फर्स्ट सेल की रेडियस कम होगी या हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की रेडियस कम होगी? हीलियम की फर्स्ट सेल की रेडियस कम होगी। तो हीलियम के लिए सेल की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 प्रोटॉन बेटा उस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो फर्स्ट सेल में, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आएगा। तो याद रखना, रेडियस चाहे फर्स्ट सेल की हाइड्रोजन की हो या हीलियम की हो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो फर्स्ट सेल की जो रेडियस है वो हीलियम में कम होगी, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, और हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की रेडियस ज्यादा होगी क्योंकि 1 प्रोटॉन है। तो 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, 2 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, 3 प्रोटॉन और अट्रैक्ट करेगा, 4 प्रोटॉन्स होंगे तो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे बेटा जेड की वैल्यू बढ़ेगी, जेड की वैल्यू बढ़ना भी एटम चेंज होना, जेड की वैल्यू बढ़ना भी एटम चेंज होना, ओके। जेड की वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो किसी भी सेल का रेडियस कम होगा, किसी भी सेल का रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कम होगा। मींस याद रखना, अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल की रेडियस की बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट होगी लेकिन फिक्स होगी, हीलियम के लिए डिफरेंट होगी लेकिन फिक्स होगी, हाइड्रोजन से कम होगी, लिथियम के लिए डिफरेंट होगी लेकिन फिक्स होगी, जो दोनों से कम होगी क्योंकि जेड की वैल्यू ज्यादा है। और बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 4, तो और कम होगी लेकिन बेरिलियम के लिए फिक्स होगी, ओके गाइस, ध्यान देना। व्हेन वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस, बेटा साइज या रेडियस, साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ सेल ही तो साइज ऑफ एटम को डिसाइड करेगा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो चलिए बेटा 6th पास्टुलेट को बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट या सेल काउंट बाय दिस इक्वेशन, ओके गाइस। इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट कर लो बेटा। अभी ये कहां से आया, आगे प्रूव करेंगे, आगे डिराइव करेंगे, चलिए सब करेंगे सब चीज। तो बेटा आप नेक्स्ट पास्टुलेट की बात कर रहे हैं, 7th पास्टुलेट, ओके बेटा। 7th पास्टुलेट की बात कर रहे हैं भाई, बोर के 7th पास्टुलेट, ओके भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। अब जब देखिए फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, दिस मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या बोल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होगी बेटा, कम होगी, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा, रिलीज कर रहा है, ओके गाइस। किस मॉडल में बात हो रही थी, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड को कचरा किसने किया था बेटा, मैक्सवेल ने, जबकि याद रखना बोहर ने मैक्सवेल को नकार दिया है। बोलता है मेरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करेगा तो चलते चलते रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन
वो एनर्जी ना तो रिलीज करेगा तेरे जैसे, ना तो एब्जॉर्ब करेगा। दो बातें बोल रहा है बेटा, नीदर रिलीज एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। जबकि रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कंटिन्यूसली एनर्जी का क्या करेगा बेटा, लॉस करेगा। बोहर बोलता है कि मेरे मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा अराउंड द न्यूक्लियस तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, न कम होगी ना ज्यादा होगी। और जो अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस इलेक्ट्रॉन है फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही, फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन करेंगे। जबकि बेटा इसके मॉडल में ऐसा कुछ नहीं, रदरफोर्ड बोले कहीं भी रिवॉल्यूशन कर सकता है। ओके गाइस, ध्यान देना। अब देखना बेटा, मैं बात कर रहा हूं जो 8th पास्टुलेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा 8th पास्टुलेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8th पास्टुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई इन माय मॉडल, इस बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में ही, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है या सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है या थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। उसकी एनर्जी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। लेकिन बोले कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन तेरी प्रोसीजर से नहीं, उसकी प्रोसीजर अलग है, बोहर की प्रोसीजर अलग है बेटा। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जब रिवॉल्यूशन करेगा तो ये कांस्टेंट फिक्स्ड स्टेशनरी, हर चीज फिक्स है। बोहर के मॉडल में रेडियस फिक्स है, बोहर के मॉडल में हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, बोहर के मॉडल में हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, बोहर के मॉडल में हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फिक्स है, सब फिक्स वाला मॉडल दिया है। इसीलिए बोहर के मॉडल को स्टेशनरी मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, स्थिर मॉडल। इस बात को याद रखना, ठीक है गाइस। तो बेटा एक फिक्स्ड, मान लो बेटा फर्स्ट सेल की रेडियस क्या है बेटा E1, सेकंड फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या है बेटा E1, सेकंड सेल का एनर्जी क्या है बेटा E2, थर्ड सेल या थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है बेटा E3, फोर्थ की एनर्जी क्या है बेटा E4, याद रखना। तो बोले खास स्पेशल या फिक्स्ड एनर्जी वाले ये ऑर्बिट्स है, उसी में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और तेरे जैसा नहीं कि चलते चलते वो एनर्जी को रिलीज करे। यहां अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, यहां अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, यहां अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। किसका मॉडल है बेटा, बोहर से एटॉमिक मॉडल का 8th पास्टुलेट। तो लिखना बेटा, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in any orbit, during revolution of electron in any orbit doesn't release or absorb energy। बहुत ही प्यारा पॉइंट। जबकि बेटा रदरफोर्ड मॉडल में ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करने वाला मॉडल था, नहीं आया समझ में। और ये बोलता है कि बेटा मेरे मॉडल में ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट डजंट रिलीज आर एब्जॉर्ब, ना तो रिलीज करेगा ना तो एब्जॉर्ब करेगा। क्या एनर्जी, कौन, इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन revolve in various fixed energy circular path या orbit, an electron revolve in various fixed energy circular path। इन्हीं सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट। तुमने जो 8th पास्टुलेट है बोहर का, इसमें वो बोलता है कि मेरे मॉडल में फिक्स्ड एनर्जी वाले रेडियल पाथ में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा
और सर्कुलर मोशन करते करते ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नीदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, अच्छे समझिए। चलो ये पॉइंट डालो, लेकिन 8 पॉइंट में अभी बहुत सारे फैक्टर्स बताएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो, ये फर्स्ट सेल है, n इक्वल टू 1 मींस फर्स्ट सेल, n इक्वल टू 2 मींस सेकंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 मींस थर्ड सेल। इनकी एनर्जी फिक्स रहेगी E1 E2 E3, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, क्या क्या बोल रहा है देखो, आगे चलते हैं। तो बेटा 8 पॉइंट में ये डिफरेंशिएट करके लिखना बेटा। 8 पॉइंट में A पॉइंट हुआ, ये B पॉइंट हुआ, एनर्जी से रिलेटेड। अब एनर्जी से रिलेटेड C पॉइंट लिख रहा हूं बेटा। व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज 12 फिजिक्स के लिए भी है, 12 फिजिक्स में है पूरा है। व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, जब बेटा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो, या न्यूक्लियस से रेडियस बढ़ेगी, किसकी रेडियस है, वेरियस ऑर्बिट की या वेरियस सेल की। व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ये सब प्रूफ करने वाले आगे फार्मूले से भाई, टेंशन मत लो। When distance from nucleus increases, the energy of orbit, the energy of orbit increases respectively. इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। देखिए क्या क्या बोल रहा है एनर्जी के बारे में भाई, एनर्जी के बारे में क्या क्या बात कर रहा है देख लो। ये रदरफोर्ड क्या बात कर रहा है समझ में आ गई, इसको तो आप खोपचे में डाल दे बेटा उधर, चल ये है मेन, ठीक है। और बोलता है कि बेटा जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, फर्स्ट सेल का ये सेकंड सेल का है, थर्ड सेल का है, फोर्थ सेल का है, तो बेटा एनर्जी भी बढ़ेगी। इससे एनर्जी कौन सी ज्यादा होगी बेटा, E4 E1 E2। तो E4 ग्रेटर देन E3 E3 ग्रेटर देन E2 E2 ग्रेटर देन E1। तो बेटा इस पॉइंट को ऐसे लिख लो यहां, समझना। इसका मतलब बेटा ये N1 फर्स्ट सेल का एनर्जी E1 है, N2 सेकंड सेल का एनर्जी E3 है, या इसको ले लो बेटा K सेल L M N O, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल फिफ्थ सेल, ठीक है। एनर्जी क्या है बेटा इसका E1, इसका एनर्जी E2, इसका एनर्जी E3, इसका एनर्जी E4, इसका एनर्जी E5। तो बेटा व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इसको फर्स्ट सेल की एनर्जी, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल की एनर्जी बोल सकते हैं बेटा। तो एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज कर दो, ऑर्डर डाल दो। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो बेटा एनर्जी वाले जो पोस्टुलेट है, इसमें ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट D पॉइंट, D पॉइंट को काउंट करते हैं बेटा। ओके गाइस, ध्यान देना अच्छे से। चलिए D पॉइंट काउंट करें, चलिए। तो D पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा, ये पॉइंट अलग अलग इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके गाइस, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो बेटा डी पॉइंट या फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है बेटा, 8th पोस्टुलेट का डी पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आप अलग अलग हर चीज डिफरेंशिएट कर सको। बोलता है बेटा कि मेरे मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन, तो ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। और फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही सर्कुलर मोशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑर्बिट की जो वेरियस ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब आपको क्लियर होगा बेटा। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, समझना। अब मान लो बेटा फर्स्ट सेल की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करते हैं, किलो जूल में काउंट करते हैं, किलो कैलोरी में काउंट करते हैं, वो बाद में। अभी मैं एक यूनिट ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा एनर्जी की बहुत सी यूनिट है बच्चों, 11th वाले आगे पढ़ेंगे, सब फिजिक्स में भी पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, कैलोरी, ये सब एनर्जी की यूनिट्स है बेटा। चलो, तो बेटा मान लो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, जो फर्स्ट सेल है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मान लो बेटा जो सेकंड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 16 नहीं होगा बेटा, 10 से ज्यादा 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, 50, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। और बेटा जो थर्ड सेल है n=3, ये K सेल है बेटा, ये L है, ये M है। यहाँ बेटा इसकी कितनी ले लिया आपने,
16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए बेटा आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको मैंने अभी लिखा है बेटा, व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, तो यहां की 10 ले लिया, यहां की 16 ले लिया, यहां की 12 ले लिया, ठीक है बेटा। मान लो समझ बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिक्स है बिल्कुल। जो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में रिवॉल्यूशन कर रहा है उसकी एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स होगी। और कोई इलेक्ट्रॉन मान लो बेटा थर्ड सेल में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स होगी, फॉर एग्जांपल। अब मान लो जो डी पॉइंट है मैं उसमें क्या लिखा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलता है बेटा, देखो बेटा ये प्रूव हो चुका है और ये होता ही नेचुरल है कि एटम में इलेक्ट्रॉन इनर सेल से आउटर सेल में, आउटर सेल से इनर सेल में जंप करते रहते हैं। इस फिनोमिना को ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बेटा, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन जंप इनटू लो एनर्जी सेल टू हाई एनर्जी सेल और हाई एनर्जी सेल टू लो एनर्जी सेल, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का जंप करना इनर सेल से आउटर सेल में, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांजिशन। याद रखना। तो ध्यान देना बेटा, बोलता है यार मेरे मॉडल में भी, देखो ये पलट रहा है, अब मेरे मॉडल में भी बोलता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कर सकता है, पलट रहा है अपनी बात से। लेकिन रदरफोर्ड तेरे टाइप से नहीं, चलते चलते वैसा नहीं। मेरे मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, बट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन नहीं। बोले कब बता रहा हूं, ध्यान देना। जब इलेक्ट्रॉन, यह बेटा हाई एनर्जी वाला सेल है, जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से कहा आएगा बेटा इनर सेल में जंप करेगा, जंपिंग, ट्रांजिशन। अब आउटर सेल की एनर्जी, तो थर्ड सेल है उसकी एनर्जी मैं यहाँ कितनी बताया बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो जंप करके यहाँ आ गया, वापस यहाँ आ गया, वापस यहाँ आएगा, तो यहाँ की कितनी है बेटा, 16। तो यहाँ आने के लिए, इसको इसी लेवल में आने के लिए एक्सेस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस कितने का है, 20 - 16, एक्सेस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, कि बोहर के मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, लेकिन इसकी प्रोसीजर अलग है। कब करेगा, जब वो आउटर सेल से इनर सेल में, हाई एनर्जी सेल से लो एनर्जी सेल में जंप करेगा, तब करेगा बेटा, ओके भाई। और यदि मान लो बेटा वो फर्स्ट सेल से मान लो सेकंड सेल में जंप कर रहा है, अभी जंप क्यों करते हैं बाद में बताएंगे यार। अरे जंप करते हैं इसलिए तो लाइट निकल रहा है बेटा, जो लाइट निकल रहा है इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से ही निकल रहा है बच्चे। जो ब्राइटनेस आ रही है ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से आ रही है बेटा। अब जैसे मेटल में ब्राइटनेस है वो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से है, या किसी सोर्स से लाइट निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से ही है, जंपिंग तो होते रहती है। ओके गाइस, याद रखना। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से कहाँ आएगा बेटा, इनर सेल में। अब आउटर सेल की एनर्जी ज्यादा है, इनर सेल की एनर्जी कम है, इस लेवल में आने के लिए एक्सेस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। और मान लो इनर सेल से कहाँ जा रहा है बेटा, आउटर सेल में। मान लो इनर सेल यहाँ फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जा रहा है, ध्यान देना, इधर ध्यान देना बच्चे। फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जा रहा है, यहाँ की एनर्जी कितनी बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ की कितनी बेटा, 16। तो उस लेवल पे आने के लिए फिर एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब। और एनर्जी चाहे एब्जॉर्ब करे या एनर्जी चाहे रिलीज करे, वेव फॉर्म में करेगा। एनर्जी चाहे एब्जॉर्ब करे, एनर्जी चाहे रिलीज करे, किस फॉर्म में करेगा बच्चे, वेव फॉर्म में करेगा, रेडिएशन के रूप में करेगा। ओके गाइस, याद रखना। अरे बेटा समझ में, ठीक। तो नहीं बेटा, अब जो 8th पोस्टुलेट का डी पॉइंट अच्छे से काउंट करना सबकी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप आउटर सेल कैसे होते हैं बेटा, हमेशा हाई एनर्जी वाले सेल होते कंपेयर टू इनर सेल। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप आउटर सेल मींस हाई एनर्जी सेल, हाई एनर्जी सेल। आउटर सेल टू इनर सेल, इनर सेल। आउटर सेल से कहां जंप करेगा बेटा, टू इनर सेल। इनर सेल मींस लो एनर्जी सेल। Then in this situation, in this condition, आउटर सेल से कहां जंप कर रहा है बेटा, इनर सेल में। इन दिस कंडीशन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन
एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में, एनर्जी रिलीज बाय आउटर से इनर में, जैसे 20 से 16 में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज कर देते हैं। एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल, इक्वल टू द डिफरेंस, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, equal to the difference between equal to difference between energy of outer and inner cell या ऑर्बिट। किसके इक्वल एनर्जी रिलीज करेगा बेटा, डिफरेंस के इक्वल। एब्जॉर्ब किसके इक्वल करेगा, डिफरेंस के इक्वल। जैसे बेटा ये 10 फर्स्ट सेल की एनर्जी 10 है और सेकंड सेल की 16 है, अपने इनर से आउटर में गया तो एब्जॉर्ब करेगा, वो भी डिफरेंस के बराबर, और आउटर से इनर में आया तो भी तो क्या करेगा, रिलीज, वो भी डिफरेंस के बराबर। तो मैं यहाँ रिलीज की बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगा देना। ओके गाइस, ठीक है, कोई एक के बारे में लिख दो। तो बेटा यहाँ सपोज द energy of any high energy orbit, suppose the energy of any high means outer high energy orbit is E1 and the energy of any low energy orbit is E2. Okay guys, suppose the energy of any high energy orbit E2 कर देते हैं, okay guys, high energy में E2 and the energy of any low energy orbit is E1। कोई भी लो एनर्जी ऑर्बिट है बेटा, कोई भी लो, अब जैसे इन दो को ले तो ये हाई एनर्जी हुआ, लो एनर्जी, इन दो को ले तो ये हाई हुआ, लो हुआ, तो कोई भी हाई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी क्या ले लिया बेटा मैंने, E2 एंड द एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी ऑर्बिट जो जिसमें अंदर आ रहा है उसकी एनर्जी क्या ले लिया बेटा, E1। देन रिलीज एनर्जी, ध्यान देना बेटा, किसके इक्वल होगी, डेल मींस डिफरेंस, डेल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, E2 माइनस E1, व्हाट बाय E2 द एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी ऑर्बिट बाहर वाला, और व्हाट बाय E1 द एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी ऑर्बिट। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आगे सब काम आने वाले हैं, और जो फार्मूले प्रूव नहीं है उनको प्रूव करने वाले, जैसे रेडियस का फार्मूला प्रूव करूंगा। ओके गाइस, ठीक है, चलिए छाप लीजिए बेटा इसको जल्दी फटाफट। ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ले मजा ले भाई, ठीक है बेटा। तुमने देखो एनर्जी से रिलेटेड इतनी बातें बताया है किसने, चलो एक लास्ट बात और कर लो बेटा, पूरा छाप लो, पूरा नोट्स बना लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। चलिए ऊपर वाला पानी छाप लिया बेटा, ठीक है, नीचे वाला भी छाप लो, प्यार से छाप ले, तो समझ में आया बेटा। कुल मिला के बोहर के मॉडल में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो रदरफोर्ड वाली प्रोसीजर से नहीं होगी, जब जंप करेगा तब होगी। इनर से आउटर में जंप कर रहा है तो एब्जॉर्ब, और आउटर से इनर में जंप कर रहा है तो रिलीज होगी, डिफरेंस की इक्वल। अब बेटा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, आज एनर्जी का पॉइंट खत्म कर दे रहा है, इसी एनर्जी में ई पॉइंट लेते हैं बेटा, ई पॉइंट मींस फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी में फिफ्थ पॉइंट ले रहा हूं बेटा, ठीक है। द टोटल एनर्जी, टोटल सब ध्यान देना, बाद में बात करें टोटल एनर्जी क्या होती है, द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट काउंट बाय द टोटल एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी सेल की जो टोटल एनर्जी है, काउंट बाय गिवन इक्वेशन, किसके अकॉर्डिंग, काउंट बाय गिवन इक्वेशन, किसके अकॉर्डिंग,
किसके अकॉर्डिंग बेटा? काउंट बाय गिवन इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग? बाय बोहर्स। ठीक है गाइस, तो ध्यान देना बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा इस फार्मूले से आप टोटल एनर्जी काउंट कर सकते हो, इस फार्मूले से। अब ये फार्मूला कहां से आया, इसको प्रूफ, जो फार्मूले सिर्फ डायरेक्ट लिख दी गए उनको प्रूफ करना हमारा काम है, आगे करेंगे। इसे रेडियस का डायरेक्ट लिखा, इसका भी डायरेक्ट। तो ये बेटा एनर्जी वाला पोस्टुलेट्स है, सब फार्मूले प्रूफ होंगे। ठीक है, वेट एंड वॉच। ओके गाइस, ठीक है बेटा।